एक बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े घोंसले के अंदर पूरा गांव बसा हुआ था। ठंड की वजह से कोहरा और बर्फबारी हो रही थी। तभी गांव के एक चाचा बोले, मोहन बेटा, आज तुम्हारे नेक काम की वजह से हम सभी गांव वालों को कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिली। चाचा, हमारा पूरा गांव नेक दिल है, इसीलिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद हमें रहने के लिए घोंसला मिला। इस घोंसले के अंदर रहने से कम हमें ये तो पता चला कि पक्षी घोंसलों में कैसे रहते होंगे। तभी अचानक झमाझम बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। लेकिन मजाल है कि एक भी पानी की बूंद घोंसले के अंदर आ जाए। तभी एक तोता उड़कर मोहन की गोद में बैठ गया। सभी गांव वाले उस तोते के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे रात हो गई और बारिश भी बंद हो गई। तभी चाचा ने कहा, मोहन बेटा, तुम जरा मेरी दुकान तक चलो, खाने का सामान ले आते हैं, फिर औरतें मिलकर हम सब के लिए खाना बनाएंगी। तभी मोहन की बीवी राधा बोली, हाँ चाचा, आप लोग सामान लेकर आइए, तब तक हम लोग लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं। चाचा और मोहन के साथ गांव के सभी लड़के चाचा की दुकान पर सामान लाने चले गए। इधर औरतों ने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो लोग सामान लेकर आ गए। फिर औरतों ने खाना बनाया। जैसे ही पूरे गांव ने खाना खा लिया, वैसे ही खाने की महक सूंघते हुए वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। भेड़िए को देखकर सभी गांव वाले डर गए। जंगली भेड़िया बड़ा खतरनाक होता है, कुछ करो चाचा। भेड़िए ने जैसे ही गांव पर हमला किया, वैसे ही वो तोता बहुत बड़ा हो गया। तोते ने भेड़िए को अपनी चोंच में दबोचा और आसमान में उड़ गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। लगता है ये तोता मायावी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, जानने के लिए कहानी में पीछे चलना होगा। रामपुर गांव में रात के वक्त बहुत कोहरा छाया हुआ था। सभी गांव वाले गांव के बाहर चाचा की चाय की टपरी के सामने आग जलाकर ताप रहे थे। तभी टपरी वाले चाचा ने कहा, इस बार जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, उतनी ही ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। तभी गांव में रहने वाले मोहन नाम के एक आदमी ने कहा, चाचा, इस बार तो लगता है गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। आसपास के गांव में तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। मोहन ने इतना बोला ही था कि तभी हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे आग बुझ गई। सब ठंड की वजह से कांपने लगे। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, हम भी दुकान बंद कर देते हैं। यहाँ तो 2 मिनट नहीं बर्दाश्त होगा। अब अपने अपने घरों में आग जला लेना, वरना ये ठंड किसी को छोड़ेगी नहीं। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मोहन भी अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। अरे राधा, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चे ठंड की वजह से कांप रहे हैं। आग जला ली होती। अच्छा, आप सभी मर्द तो वहाँ बाहर आग जलाकर गप्पे मारने लगते हो। परिवार की तरफ आप लोग ध्यान ही नहीं देते। लकड़ियां नहीं है, आग कैसे जलेगी? अरे लकड़ियां नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। बिना आग जलाए तो नींद आएगी नहीं, बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। मुझे वो पॉलिथीन दो, उसे ओढ़कर मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढकर लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही है। मोहन ने अपने सर पर पॉलिथीन डाली और लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा। अब बाहर बर्फ गिरनी बंद हो गई थी। मोहन किसी तरह जंगल पहुंचा, लेकिन लकड़ियां गीली थी। जंगल के बीचों बीच जाता हूँ, वहाँ कुछ सूखी लकड़ियां मिल सकती है। मोहन जंगल के बीचों बीच जब गया, तब उसे एक तोता दिखाई दिया, जो ठंड की वजह से कांप रहा था। अरे ये बेचारा तोता तो ठंड की वजह से जमीन पर गिर पड़ा हुआ है। इसका घोंसला कहाँ है? बेचारे को घोंसले में पहुंचा देता हूँ, वरना अगर रात में बर्फबारी शुरू हो गई तो ये बेचारा मर जाएगा। मोहन ने तोते को अपनी गोद में उठाया और उसका घोंसला ढूंढने लगा, पर उसे कहीं भी घोंसला नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उसे घोंसला दिखाई दिया, लेकिन उसका घोंसला उजड़ चुका था। हे भगवान, इस तोते का तो घोंसला ही उजड़ गया। ऐसा करता हूँ, पहले इसके लिए घोंसला बना देता हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ लेकर जाता हूँ। मोहन ने एक सुरक्षित जगह बहुत बड़ा खूबसूरत सा घोंसला बनाया, जिसमें ना हवा जा सकती थी और ना ही पानी। उस घोंसले में उसने तोते को रखा और ऊपर से उसने अपनी पॉलिथीन उस घोंसले के ऊपर लगा दी। चलो अच्छा है, इस पॉलिथीन की वजह से अब तोते के ऊपर ना बर्फ गिरेगी ना पानी। बेचारे ने अब कांपना भी बंद कर दिया है। लेकिन इतने में बर्फबारी शुरू हो गई। मोहन ने जल्दी से लकड़ियां उठाई और अपने घर आ गया। घर आकर उसने आग जलाई और पूरे परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो गया। लेकिन तभी एक हवा का झोंका आया, जिससे आग की चिंगारी ने पर्दे को पकड़ लिया और धीरे धीरे मोहन का घर जलने लगा। मोहन की नींद खुली। उसने अपने बीवी बच्चों को उठाया। राधा, बच्चों जल्दी से उठो, अरे घर में आग लग गई। मोहन ने जल्दी से अपनी बीवी बच्चों को घर के बाहर किया और फिर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन तब तक पूरा घर जल चुका था। पापा, हमारा पूरा घर तो जल गया। अब हम इतने ठंड में कहाँ रहेंगे? इससे अच्छा तो हम लोग ठंड बर्दाश्त कर लेते और आग जलाकर ना सोते तो ये सब नहीं होता। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। इतनी रात में सर छुपाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ही। चलो गांव वालों से मदद मांगते हैं। मोहन अपने बीवी बच्चों को लेकर गांव वालों के घरों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि पूरा गांव भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है। जल्दी जल्दी भागो इस गांव से। इस गांव में आग लग गई। पूरा गांव जलकर बर्बाद हो गया। अरे चाचा, ये क्या बोल रहे हो तुम? चाचा और गांव वालों ने जब मोहन के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी जल रहा था। चाचा ने कहा, मोहन, तुम्हारा घर भी जल गया? हम सबका भी घर जल गया मोहन बेटा। हम सब लोग आग जलाकर सोए थे और घर में आग पकड़ ली। अब हम गांव वालों का क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव वालों, आप सब लोग मेरी दुकान चलो। मेरी दुकान ही बची होगी, बाकी सब तो जल गया। चाचा गांव वालों को लेकर अपनी दुकान में चले गए। उनकी दुकान इतनी बड़ी तो नहीं थी कि पूरा गांव उसमें समा जाता, इसलिए चाचा ने गांव के बाहर आग जला दी और सभी आग को तापने लगे। पूरा गांव ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन किसी तरह वो रात बीती। सुबह उठकर देखा तो गांव में लोगों के घरों की आग तो बुझ गई थी, लेकिन सब कुछ राख हो गया था। तभी वहां पर उड़ते उड़ते वही तोता मोहन के कंधे पर आकर बैठ गया, जिसका घोंसला मोहन ने बनाया था। वो तोता गांव वालों को कुछ इशारे कर रहा था। बेटा, ये तोता हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। राधा, कल जब मैं जंगल में लकड़ियां लेने गया था तब वहां मुझे ये तोता मिला था। शायद ये वही तोता है। गांव वालों, चलिए देखते हैं ये तोता हमें कहाँ ले जाना चाहता है। तोता उन लोगों को उसी जंगल में लेकर चला गया जहां उसका घोंसला था। पर वहां एक चमत्कार हुआ। तोता जैसे ही अपने घोंसले पर बैठा, वैसे ही वो घोंसला इतना बड़ा हो गया कि उसमें पूरा गांव समा सकता था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तोता भाई, तुम तोता ही हो या कोई चमत्कारी आत्मा? ये सब क्या है? तोता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मोहन बेटा, ये कोई साधारण तोता नहीं लगता, पर अगर ये कुछ बताना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। ये घोंसला इतना बड़ा है कि पूरा गांव इसमें रह सकता है। चलो डेरा डाल लेते हैं। उस दिन के बाद सभी गांव वाले उस घोंसले में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। सभी गांव वाले तोता के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मोहन बेटा, इस बार वो तोता जैसे ही आए वैसे ही कुछ भी करके उसका रहस्य हमें जानना होगा। उसके इतना बोलते ही वो तोता, जो कि अब भेड़िए से भी बड़ा हो गया था, उड़ते हुए वहां आ गया। तभी चाचा ने उससे कहा, हम सब जानते हैं कि आप कोई साधारण तोता नहीं हो। आपने हमारे लिए इतना बड़ा घोंसला क्यों और कैसे बनाया? आपको हम सभी गांव वालों की कसम है, आपको सारी सच्चाई बतानी ही होगी। तब उस तोते ने इंसानी भाषा में बोलना शुरू किया। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं इसी गांव में रहता था, लोगों की मदद किया करता था। मेरे मरने के बाद पूरा गांव 1 साल तक शोक मनाता रहा। ये सब जब भगवान ने देखा तो मुझे एक आशीर्वाद दिया। एक पक्षी होकर तुमने इन गांव वालों के दिल में बहुत गहरी जगह बनाई है। अगले जन्म में तुम फिर से उसी गांव के जंगल में जन्म लोगे। कोई तुम्हारी थोड़ी सी मदद करेगा तो उसके बदले तुम 100 गुना ज्यादा मदद कर पाओगे। तुम्हारे पास ढेर सारी शक्तियां भी होंगी। उस दिन जब मोहन ने मेरी मदद की तब मुझे भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद याद आ गया। फिर जैसे ही आप सबका घर जल गया, मैं तुरंत आप लोगों के पास गया और इस चमत्कारी घोंसले के पास ले आया। एक पक्षी होकर तुमने वो कर दिया जो आजकल इंसान भी नहीं करता। मैं पिछले 1 हफ्ते से भगवान से एक और शक्ति मांग रहा था, ताकि आप लोगों के घर जो जल गए हैं उन्हें फिर से सही कर सकूं। और कल रात को वो आशीर्वाद भगवान ने मुझे दे दिया। आप सभी का घर फिर से ठीक हो चुका है। क्या? हाँ, इस जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। यहाँ आप सब सुरक्षित नहीं हैं। सभी गांव वाले तोते के साथ गांव में वापस गए तो देखा सभी का घर घोंसले के आकार में फिर से बन चुका था। अब सभी लोग उस गांव में उस तोते के साथ खुशी खुशी रहने लगे। देखिए, ये कंपटीशन बड़े बड़े फैशन डिजाइनर के लिए है, आप जैसे गवारों के लिए नहीं। देखो, मैनेजर होगा तुम इस कंपनी के। तमीज से बात करो, वरना हम पांचों तुम्हें उठाकर पीछे तालाब में फेंक देंगे। इस ठंड में कोई बचाने भी नहीं आएगा। तभी कंपनी का मालिक वहाँ पर आ गया। अरे क्या हो गया मैनेजर? मैं बताती हूँ सर,
आपकी कंपनी की तरफ से फैशन शो होने वाला है। हम 5 बहुएं पूरे गांव के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। किसी का भी सलवार सूट बनाना हो, ब्लाउज बनाना हो, सब हम ही बनाते हैं। इसलिए हम भी अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते थे। हम भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैनेजर, इन सब की डिटेल्स लिख लो और इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। सर, क्यों अपनी कंपनी की बेइज्जती करवाना चाहते हैं? लगता है तुम्हें इस मैनेजर की पोस्ट से हटाना पड़ेगा। जो कहा है वो करो। इतना कहकर मालिक वहां से चला गया। मैनेजर गुस्से में उन सबकी डिटेल्स लिखने लगा। तभी सबसे छोटी बहू ममता ने कहा, मैनेजर बाबू, अभी तक तो हम सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तेरी बातों ने हम पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। अब तो तुझे बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनकर दिखाएंगे हम 5 बहुएं। इतना कहकर 5 बहुएं अपने घर वापस आ गई। उनकी बहुत पुरानी मिट्टी की कच्ची हवेली थी, जिसमें उनके पति और सास रहते थे। उनके पति खेती किसानी करते थे और बाकी बचे समय में मेहनत मजदूरी करते थे। अरे बहू, इतनी ठंड में तुम 5 एक साथ कहाँ गई थी? अम्मा, हमने आपको बताया था ना कि हमारे इलाके में फैशन कंपटीशन होने वाला है। हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। भगवान तुम 5 को खूब कामयाबी दे। तभी सबसे बड़ी बहू सीता का पति मोहन वहाँ पर आ गया। सीता, इतनी ठंड में हमारे पहनने के लिए तो कपड़े ही नहीं हैं और तुम लोग फैशन डिजाइनर बनने जा रही हो। चिंता मत कीजिए, एक बार हम 5 फेमस हो गए ना तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। 5 बहुएं फैशन शो की तैयारी करने लगी। उनके पास ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, इसीलिए न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाकर प्रैक्टिस करने लगी। तभी एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। बर्फबारी जोरों से शुरू हो गई। पानी में तैरते हुए उनके घर में बहुत सारे सांप आ गए। पानी घर के अंदर तक भर गया। अरे सब लोग बाहर निकलो, सांप सांप। सभी लोग घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर निकलते ही तूफान इतनी तेज आया कि उनकी कच्ची हवेली पूरी तरह ढह गई। ये तो अच्छा हुआ घर में सांप घुस आए थे, जिस वजह से हम बाहर निकल आए, वरना आज तो राम नाम सत्य हो जाता। माँ, तूफान बहुत तेज है, चलो कहीं सर छुपाने के लिए जगह ढूंढते हैं। मोहन के परिवार को तेज बरसात और तूफान में कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई थी, जिसके नीचे सब बैठ गए। हम गरीबों की जिंदगी में भगवान एक नई उम्मीद तो दिखाता है, लेकिन वो उम्मीद इतनी बुरी तरह तोड़ता है कि पूछो मत। खैर, अगली सुबह जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तब 5 बहुएं फैशन शो वाली कंपनी में गई। गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अरे भैया, कल हमारा शो है, हमारा नाम लिखा हुआ है, हमें अंदर जाने दो। देखो बहन जी, यहाँ कोई कंपनी नहीं है। वो लोग इस गांव में फैशन शो करने आए तो थे, लेकिन आपको तो पता ही है इतनी तेज तूफान आया, उनका सारा सेट बर्बाद हो गया। वो लोग मुंबई चले गए। ये सब सुनकर 5 बहुओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनका घर तो बर्बाद हो ही गया था, एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी टूट गई। सीता दीदी, लगता है हम 5 का फैशन डिजाइनर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। 5 बहुएं बैलगाड़ी के पास गई, लेकिन अब वहाँ पर बैलगाड़ी नहीं थी। उनके पति और सास जमीन पर बैठे थे बोरी बिछाकर। आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? बैलगाड़ी कहाँ है? सीता, वो बैलगाड़ी मेरे पिताजी की नहीं थी, जिसकी थी वो लेकर चला गया। अब चलो कहीं दूसरी जगह ठिकाना ढूंढते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सब लोग अपने खेतों में चलते हैं और वहीं तंबू बनाकर कुछ दिन गुजारा करेंगे। सीता अपने परिवार के साथ अपने खेतों की तरफ गई तो देखा खेतों में ढेर सारा पानी भर चुका था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये वाला झटका वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। दीदी, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। इतनी तेज बारिश हुई थी, फसल तो बर्बाद होने ही थे। 5 भाइयों ने मिलकर खेत का पानी निकाला। फिर उन्होंने जंगल से लकड़ी काटी और कुछ पुराने कपड़ों को मिलाकर उन्होंने एक नई झोपड़ी बना ली। सीता ने एक मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया था। हम लोग जिस ठेकेदार के अंडर मजदूरी करते थे, इस तूफान में ठेकेदार भी भाग गया, सारा काम बंद हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे जिंदगी कटेगी कैसे। सारी फसल भी बर्बाद हो गई, वरना फसल बेचकर ही कुछ पैसे आ जाते। उन 5 बहुओं के पास थोड़ी बहुत जो उम्मीदें बची थी वो भी खत्म हो गई। लगता है अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। इतनी जोर की ठंड लग रही है, जो कपड़े थे उनसे तो तंबू बना लिया। सासू माँ, मैं आग जला देती हूँ। हम 5 भाई जंगल में जाते हैं, कुछ फल तोड़ ले आते हैं और तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ लाते हैं, क्योंकि पैसे तो हमारे पास है नहीं और जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। 5 भाई खाने का जुगाड़ करने के लिए बाहर निकल गए। इधर 5 बहुएं बाजार में, गांव में, गली गली घूमने लगी। तभी सीता को कुछ फटे पुराने बोरे दिखाई दिए। बहनों, इस भयंकर ठंड में बोरे से ज्यादा गर्म चीज कोई नहीं हो सकती। जितने भी फटे पुराने बोरे दिखाई दे रहे हैं सब उठा ले चलो। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। वैसे भी कोई बिस्तर तो हमारे पास है नहीं। बोरी बिछाने के लिए नहीं है,
इस बोरे से हम लोग सलवार सूट डिजाइन करेंगे, हम सब वही पहनेंगे। लेकिन दीदी, बोरे का सलवार सूट पहनेंगे तो लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? इस ठंड में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। पांचों बहुएं मिलकर ढेर सारे फटे पुराने बोरे उठाकर ले आई। कुछ का उन्होंने बिस्तर बनाकर बिछा दिया। सासू माँ को बोरे के सलवार सूट वाली सारी बात बताई। सोचा तो ठीक ही है बहू, वैसे भी हमारे पास गर्म कपड़े तो बचे नहीं। सीता गांव में किसी से सूजा और कैंची मांग कर ले आई। उन पांचों बहुओं ने बोरे से ही 6 सलवार सूट बनाकर तैयार कर दिए। तब तक उनके पति भी खाने का सामान लेकर आ गए। वाह बहुओं, दुनिया के लिए तुम भले ही फैशन डिजाइनर ना बनी हो, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर हो। इस बोरे के सलवार सूट में तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। तुम लोग बड़ी मतलबी हो। अपने लिए बोरे का सलवार सूट बना लिया, हमें भूल गई। रुको, मैं बोरे लेकर आता हूँ, हमारे लिए भी बना देना। तब तक खाना बनाओ। पांचों भाई ढेर सारे बोरे लेकर आ गए। पांचों बहुओं ने पहले खाना बनाया, फिर उनके लिए भी बोरे का स्वेटर बना दिया। अब उन्हें ठंड से राहत थी। शाम को फिर से बाहर बर्फबारी और तूफान आने लगा, लेकिन उन पर ठंड का असर बहुत कम हो रहा था। अब वो लोग बोरे का सलवार सूट पहनकर ही बाहर जाते थे। तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया उस मोहल्ले का। तभी कुछ लड़कियां उनके पास आई। दीदी, हम सभी दोस्त आप लोगों को रोज देखते हैं, आपकी फोटोज भी क्लिक करते हैं। इतनी ठंड है, 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, सब लोग ठंड की वजह से मर रहे हैं, और आप लोग इतना रिलैक्स होकर कैसे घूम रही हो? ये सब हमारे बोरे वाले सलवार सूट का कमाल है। दीदी, इस सलवार सूट से क्या सच में आपको ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। दीदी, हमारे लिए और हमारी माँ के लिए भी बोरे का सलवार सूट बना दो ना, वरना हम लोग इतनी ठंड झेल नहीं पाएंगे। पांचों बहुओं ने मिलकर उनके दोस्तों के लिए भी बोरे के सलवार सूट बना दिए। अगले दिन वो सारे दोस्त 200 बोरी के सलवार सूट का ऑर्डर लेकर सीता के पास आ गए। पांचों बहुओं ने मिलकर 200 सूट बनाकर उन्हें दे दिए, जिससे उनके पास कुछ पैसे भी आ गए। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकने वाला था। उन लड़कियों ने बोरी वाले सलवार सूट में वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए, जिससे बोरे वाला सलवार सूट हर जगह फेमस हो गया। तभी एक दिन उसी फैशन कंपनी वाला मैनेजर उन्हें ढूंढते हुए उनके तंबू में पहुंच गया। ये लीजिए, हमारे मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। सीता मैडम, मुझे पता है कि उस मैनेजर का चेहरा देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन कोई आदमी खाली नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में भेजना पड़ा मुझे। दरअसल कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया पर आपकी बोरी वाली सलवार सूट अपलोड किए हैं। उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है इस ठंड में। मैं आप पांचों को अपनी कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट करता हूं। मैंने मैनेजर के हाथों आप पांचों का एडवांस चेक भी भिजवा दिया है। प्लीज आप मना मत करना, क्योंकि बोरे का सूट आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बना सकता। उन लड़कियों ने वीडियो में आपका एड्रेस और आप पांचों की फोटो भी डाली थी, तब हमें पता चला कि ये सब आप लोगों का कमाल है। मैनेजर सीता को चेक देकर चला गया। पांचों बहुओं की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो चेक छोटी मोटी नहीं बल्कि 50 लाख का था। उन्होंने सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा घर बनवाया, फिर उस फैशन कंपनी में बोरी के सलवार सूट बनाने लगी, जिससे उनका फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा हो गया। और उनके पतियों ने भी अपना एक बिजनेस खड़ा कर लिया।